Assalamu alaikum. Welcome to the course on essay writing. Essay writing, as you know, is the most difficult and or deemed to be difficult subject or paper that is to be passed for CSS, PMS, and other job exams. What the main issue in understanding essay topics and writing an essay for the student is that how to decipher things and how to get available data and how to put it into a composed paragraph and a set of paragraphs to make an essay. तो ऐसे राइटिंग जो है वो सब लोगों को हॉन्ट करती है। सब लोग कहते हैं कि ये कहीं पास हो जाए और ये वाहद ऐसा सवाल है जो 100 नंबर का होता है, यानी एक सवाल होता है और पूरा सवाल करने से 100 नंबर मिलते हैं। 40 नंबर वाला पास हो जाता है और 39 वाला फेल हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा टफ समझा जाता है, लेकिन उसकी कुछ वजूहात हैं वो हम आगे देखेंगे। जब भी किसी भी ज़ुबान की आपने प्रोफिशिएंसी चेक करनी हो, कोई शख्स कहे कि मुझे कोई ज़ुबान आती है, से इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश की अगर प्रोफिशिएंसी चेक करनी हो, या कोई कहे कि मुझे फ्रेंच आती है, तो फ्रेंच की प्रोफिशिएंसी चेक करनी हो कि वो अगर उसमें बहुत ज़्यादा माहिर है, तो उसकी 3 बेसिक टेस्ट जो हैं वो किए जाते हैं। एक तो ये है कि उसे एक सेंटेंस दे दिया जाए और उसे कहा जाए कि इसे लंबा करके 2000 या 1000 वर्ड्स का एक ऐसे लिख दो। इससे आपकी ग्रामर भी चेक हो जाती है, आपकी थॉट्स भी चेक हो जाती हैं, आपका जो है जो आपकी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है वो उसको पता है या नहीं पता वो भी चेक हो जाता है। ठीक है, प्रेपोजिशंस, वोकैबुलरी, इडियम्स, हर चीज़ जो है वो इस एक सवाल के अंदर चेक हो जाती है। इसी तरह से अगर किसी की प्रोफिशिएंसी चेक करनी हो तो दूसरा लिटमस टेस्ट होता है कि एक बड़ा पैराग्राफ दिया जाए और उसको 1/3 करके जो है इस तरह से पेश किया जाए कि उसका मीनिंग गायब ना हो। तो ये प्रेसी के अंदर होता है। प्रेसी का पार्ट भी हम बाद में पढ़ेंगे। और थर्ड चीज़ ये होती है कि आप अपनी नेटिव लैंग्वेज से, मिसाल के तौर पे आपकी ज़ुबान उर्दू है, सिंधी है, पंजाबी है, उस ज़ुबान में ट्रांसलेट कर सकते हैं जिस ज़ुबान को जानने का आप दावा कर रहे हैं। तो ये तीसरा टेस्ट होता है और ये ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन के अंदर चेक किया जाता है। ये सीएसएस में 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, प्रेसी 20 मार्क्स का होता है और 100 मार्क्स का ऐसे होता है। ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर इसके अलावा प्रेपोजिशंस है तो वो भी इसलिए पूछा जाता है 5 नंबर का सवाल कि आपकी जो है वो ऐसे के अंदर आप हेल्प हो जाएगी। वैसे अगर कोई ऐसे पढ़ ले तो उसे पता चल जाएगा कि आपकी प्रेपोजिशंस कैसी हैं। ऐसे ही इडियम्स का, फ्रेजल वर्ब्स का 10 नंबर का पार्ट, पंक्चुएशन का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फॉलो करती हैं। कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें फॉलो करती हैं इन्हीं स्किल्स को। इनके थ्रू स्किल्स बेहतर होते हैं और ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग और ट्रांसलेशन के अंदर स्किल्स जो हैं वो निखर कर सामने आते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा जो है वो लिटमस टेस्ट होता है जिस वजह से ऐसे को इम्पोर्टेंट कहा गया है और 100 नंबर का ऐसे जो है वो मांग लिया जाता है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे में फेल होते क्यों हैं। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी रीज़न होती है कि प्रैक्टिस नहीं होती। आपको याद है कि हम लोग 1 क्लास के अंदर फीस माफ़ी की दरख्वास्त याद करते थे। इंग्लिश में फ़ी कन्फेशन कंसेशन और उर्दू में फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त। मुझे याद है कि एफएससी के अंदर भी सेम वर्ड्स वाली दरख्वास्त थी, यानी कि हम 1 क्लास से लेकर इंटर तक मुसलसल रट्टा लगाते हैं, मुसलसल रट्टा लगाते हैं। 10th क्लास के आप अपने एसेस देख लीजिए, आपसे ऐसे राइटिंग 10th क्लास में पूछी गई थी, आपने याद किए थे, कायद-ए-आज़म पे मज़मून याद कर लिया था, अल्लामा इकबाल पे याद कर लिया था। अच्छा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में देख लें। अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपने इंग्लिश या उर्दू का सब्जेक्ट पढ़ा है, तो उसके अंदर भी ऐसे जो है वो रट्टे तक ही होता है, अपने से कुछ नहीं लिखना होता। अब अचानक से सीएसएस के अंदर एक अनसीन टॉपिक आ जाता है और वो कहते हैं कि इसको 2500 वर्ड्स प्लस का करके दो मुझे। तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। 2500 वर्ड्स इज़ अ ह्यूज थिंग। आपके जो है वो 16 से 18 पेज बन जाते हैं। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इनको? तो ये वाली मेन वजह होती है, आप घर के अंदर इसे प्रैक्टिस नहीं करते। एज अ रिजल्ट जो है वो आप पेपर के अंदर फेल हो जाते हैं।
पेपर में ऐसे का पासिंग रेट मेरे ख्याल में 2% है या 3% है, उतना ही पासिंग रेट है जितना टोटल CSS का पासिंग रेट है। 98% लोग फेल हो जाते हैं। इन 98% में से तकरीबन तकरीबन कह लें कि 90% ऐसे होते हैं जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती, और 10% ऐसे होते हैं जिन्होंने प्रैक्टिस की होती है, लेकिन या तो इनफ प्रैक्टिस नहीं की होती या उनकी कुछ बेसिक इंग्लिश मिस्टेक्स होती हैं जिसको उन्होंने प्रैक्टिस के दौरान कवर नहीं किया। अब प्रैक्टिस करना एक चीज़ है और मिस्टेक्स को कवर करवाना दूसरी चीज़ है। आप एक चीज़ डेली लिख सकते हैं, एक टेंस डेली गलत लिख सकते हैं प्रैक्टिस करते हुए। जब तक वो चेक नहीं होगा या आपको पता ना होगा कि कौन सी चीज़ किस तरह से है, तब तक आप लोग जो है वो बेसिक इंग्लिश मिस्टेक्स जो हैं, यानी ग्रामर की गलतियाँ, टेंसेस की गलतियाँ, स्पेलिंग्स की गलतियाँ, ये चीज़ें जो हैं ये आप लोग करते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपने कभी जो है वो टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं किया होता। आपको सवाल दिया जाता है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल्स पे, ठीक है? कितना आसान टॉपिक है होप्स एंड हर्डल्स पे। आप जो हैं वो जब पेपर में बैठते हैं, आप कहते हैं अच्छा डेमोक्रेसी पे ऐसे आया, चलो मैं डेमोक्रेसी पे लिखता हूँ। विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग के पूछा गया है, आप डेमोक्रेसी पे लिखना शुरू करते हैं। आप पहले लिखते हैं डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब होता है सारे लोग वोट डालें। तीसरे पैराग्राफ में हम लिखेंगे डेमोक्रेसी फ्रांस से शुरू हुई, लेकिन उससे भी पहले यूनान की कदीम रियासतों के अंदर डेमोक्रेसी थी। पाकिस्तान के अंदर भी डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान में 1947 में इलेक्शन हुए थे, फिर तब हुए थे, फिर इधर हुए थे, तो उधर हुए थे। ये सारी बातें आप लिख देंगे। एक आधा पैराग्राफ शायद आप उसके हर्डल्स का भी लिख दें, एक आधा शायद होप का भी लिख दें। लेकिन आपसे जो पूछा गया था वो डेमोक्रेसी तो पूछा ही नहीं गया था। आपसे तो दो चीज़ें पूछी गई थी। आपसे पूछी गई थी होप्स और आपसे पूछी गई थी हर्डल्स। तो जब तक ये दो चीज़ें आप नहीं करेंगे, ऐसे चेक करने वाले को अपने सवाल का जवाब मिलेगा ही नहीं। इसलिए आपका आधा ऐसे इस पे होना चाहिए था, आधा ऐसे इस पे होना चाहिए था, और डेमोक्रेसी पे एक या दो पैराग्राफ काफ़ी थे। ठीक है? तो ये वाली गलती हमारे बहुत सारे दोस्त करते हैं, टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं करते और उसे उठा करके लिखने की कोशिश करते हैं जो ज़हन में आता है, इस वजह से भी इशू होता है। उसके बाद जनाब, आपके पास नॉलेज नहीं होता। और अगर मैं ये कहूँ कि ऐसे राइटिंग के लिए सिर्फ उतना ही नॉलेज चाहिए जितना CSS कंपलसरी सब्जेक्ट्स पास करने के लिए चाहिए, तो गलत नहीं होगा। मसला ये है कि जब आप कंपलसरी सब्जेक्ट्स पे करते हैं तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स छोड़ देते हैं, कहते हैं ये चॉइस में छोड़ दूंगा। लेकिन नुकसान ये होता है कि उधर तो आप चॉइस में छोड़ आते हैं, लेकिन ऐसे उसी से पूछ लिया जाता है। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें आप कहते हैं मैंने इकोनॉमी का टॉपिक नहीं करना, मैं इसे चॉइस में छोड़ आऊँगा। तो जनाब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तो ऐसे पूछे जाते हैं। आप कहते हैं कि मैंने जेंडर इक्वालिटी का टॉपिक नहीं करना पाकिस्तान अफेयर्स में, ठीक है? उससे भी पूछे जाते हैं चीज़ें। तो कुल मिला के जो है आप उन चीज़ों को छोड़ आते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है कि ऐसे के लिए कोई बहुत ज़्यादा डेटा नहीं चाहिए होता। इतना डेटा नहीं चाहिए होता जितना रिपोर्ट्स में लिखा होता है, जितना डेली अखबार में छपता है, ठीक है? आपको अपने आर्गुमेंट्स अच्छे बनाने हैं और वो आप डेली लाइफ की एग्जांपल से भी बना सकते हैं। ये कैसे बनाएँगे ये हम तब पढ़ेंगे जब हम आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ लिखना सीखेंगे, ठीक है? आप दूसरे सब्जेक्ट्स तैयार करें, ख़ासतौर पे पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स, आपके एसए के बेतहाशा टॉपिक्स तैयार हो जाते हैं। वैसे इस लैक ऑफ नॉलेज को कम करने के लिए मैंने एसए की थीम्स के ऊपर भी 10 लेक्चर रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। वो भी आपके साथ शेयर करूँगा बाय एंड बाय, और आपको आइडिया होता जाएगा कि मेन जो थीम्स हैं एसए की, वो क्या होती हैं। अब यहाँ थीम और टॉपिक में फ़र्क होता है, ठीक है? थीम और टॉपिक में फ़र्क होता है। आपको दोनों में फ़र्क जानना ज़रूरी है। थीम होती है कोई आइडिया, मिसाल के तौर पर डेमोक्रेसी पे ऐसे आ गया है, या गुड गवर्नेंस पे ऐसे आ गया है, या ब्यूरोक्रेसी पे ऐसे आ गया है। लेकिन टॉपिक ये होता है कि इस आइडिया को किस फॉर्म में पूछा गया है। डेमोक्रेसी पे ऐसे आया तो क्या ये आया है कि डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी कैन नॉट मूव टुगेदर, या ये आया है कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स, या ये आया है कि रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी का आपस में क्या ताल्लुक है। तो हम थीम को तैयार करेंगे। जब हम थीम को तैयार करेंगे तो टॉपिक को खुद ब खुद हमारा तैयार हो जाएगा। लेकिन टॉपिक को सॉल्व करते हुए हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक भी चाहिए होगी। तो ये हम पास्ट पेपर्स के काफ़ी सारे टॉपिक्स को देख देख कर उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि इसके अंदर क्या लिखना था और क्या नहीं लिखना था।
ठीक है, ये थ्रू आउट हम ये करते रहेंगे। फिर एक चीज़ होती है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स फेल होते हैं, वो ये होती है कि आपकी ओपिनियंस बड़ी इमेच्योर होती हैं। आप अगर तो ध्यान से अखबार पढ़ते हैं डेली, तो 1 महीने के बाद आपकी इमेच्योर ओपिनियंस नहीं होंगी। लेकिन अगर आप अखबार को सिर्फ कभी कभार पढ़ते हैं या सही तरह से नहीं पढ़ते, तो आपकी ओपिनियन बहुत बच्चों वाली होगी। मिसाल के तौर पे आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान का महंगाई का मसला हल करने का वह तरीका ये है कि गवर्नमेंट सब लोगों को फ्री आटा दे दे। तो अगर आप इन लॉन्गर रन देखें तो गवर्नमेंट कहाँ से खरीदेगी? गवर्नमेंट भी तो लोगों से टैक्सेस लेके खरीदेगी। तो आपकी ओपिनियन सही नहीं है ये। इसी तरह से और आपकी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो अगर आप अखबार दुरुस्त तरीके से पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, तो आप जो है वो ये चीज़ ईज़िली कर सकेंगे। उसके अलावा भी आपकी बुक रीडिंग मैटर करती है। अब देखें ऐसे जो है वो एक तो है ऐसे की टेक्निक, ऐसे राइटिंग कैसे करनी है, वो टेक्निक तो मैं आपको इस सेशन में सिखा दूंगा। फिर है मोस्ट रिपीटेड थीम्स के टॉपिक्स, वो भी हम लोग जो है वो कवर कर लेंगे 10 लेक्चर्स में। फिर है आपकी ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस, फिर है आउटलाइन मेकिंग, ये सारी चीज़ें हम बाय एंड बाय कवर कर लेंगे। लेकिन स्टिल एक वो स्टूडेंट जो कि पहले से किताबें पढ़ता रहा है, नॉन फिक्शन और फिक्शन बुक्स पढ़ता रहा है, उसके ऐसे में और आपके ऐसे में जिसने कोई किताब नहीं पढ़ी, ठीक है, कोई फ़र्क होगा? बिल्कुल होगा। उसके पास ओपिनियंस उसकी मैच्योर होंगी, नॉलेज उसके पास अच्छा होगा, टॉपिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, ज़्यादा अंग्रेज़ी किताबें पढ़ के उसे बेसिक मिस्टेक्स का भी आइडिया हो जाएगा। प्रैक्टिस अलग चीज़ है। ये हो सकता है कि एक स्टूडेंट्स ने किताबें बहुत पढ़ी हों और प्रैक्टिस ना की हो, तो एज अ रिजल्ट हम कह सकते हैं कि उसका ऐसे अच्छा नहीं हुआ होगा। ठीक है। और इसी तरह ये ऑर्गेनाइजेशन वाली चीज़, ऐसे को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, ये भी बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ के हासिल नहीं होगा, ये आपको प्रैक्टिस करके हासिल होगा। अब आप कहेंगे कि सर सीएसएस के लिए कितनी किताबें पढ़ना ज़रूरी है? तो जनाब सीएसएस का पेपर पास करने के लिए जो नॉर्मली सवाल आते हैं, आपको एज सच फ़िलहाल सारी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है वो मैंने थीम वाइज़ जो है अपने इन स्लाइड्स के अंदर भी डाल दिया है और उनके एडिशनल स्टडी लिंक्स भी दे दिए हैं। ठीक है? तो ये हमारे स्टूडेंट्स के फ़ेल होने की चंद वजूहात थी, ठीक है? जो हम लोग जो है वो वन बाय वन इन्हीं को लेकर चलेंगे। बेसिक इंग्लिश मिस्टेक्स से रिलेटेड मैंने एक मिस्टेक बुक भी बना दी है। 60 मिस्टेक्स हैं जो सारे स्टूडेंट्स करते हैं। ये भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? फिर ऑर्गेनाइज़ेशन से रिलेटेड हम बेशुमार आउटलाइन्स बनाएँगे। हम 6 आउटलाइन तो लाइव क्लासेस में बनाएँगे। कोशिश करेंगे मुश्किल एसेस की बने। कुछ आउटलाइन्स हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्मेट में करेंगे, जैसे अभी आपको पढ़ाते हुए मैं एक टॉपिक की आउटलाइन बना के दिखाऊँगा। तो जनाब ये हमारे स्टूडेंट्स के फेल होने की रीज़न्स हैं। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें जो हैं ये समझ आई होंगी और आप लोग इससे बचेंगे अब, ठीक है? अब इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हैविंग सेड दैट, लेट्स एक्सप्लोर व्हाट इज़ द क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ एसे। हर सीएसएस के एसे से पहले एक क्वेश्चन स्टेटमेंट होती है, जो कि आपको डिफाइन करती है कि आपने किन लिमिट्स में रहना है। सबसे पहले वो कहता है मेक एन आउटलाइन, ठीक है, मेक एन आउटलाइन। इसका मतलब है कि आउटलाइन मेकिंग आपके ऐसे राइटिंग के अंदर मार्क्स जो है वो रखती है। आउटलाइन मेकिंग के मार्क्स हैं, कितने मार्क्स हैं हमें नहीं पता, हमें बताया नहीं, लेकिन उसने पूछा है तो हम लिखेंगे। सवाल इधर ये पैदा होता है कि सर क्या हम पाकिस्तान अफेयर्स में भी आउटलाइंस बनाएंगे? तो जनाब उसके अंदर पूछा नहीं गया। अगर आप बनाएंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाएंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन ऐसे के अंदर अगर आउटलाइन बनाए नहीं बनाएंगे, तब आपके नंबर कटेंगे। पता नहीं कितने नंबर कटेंगे, उसने नहीं बताया। ठीक है। अच्छा, फिर उसने दूसरी बात की, राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे ऑन 2500 टू 3000 वर्ड्स। यानी कि असल में दो सवाल पूछे हैं, मिलते जुलते सवाल हैं लेकिन दो हैं। पहले आप आउटलाइन बनाएंगे और उसके बाद फिर आप कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे 2500 से 3000 वर्ड्स का करेंगे। आगे वो कहता है कि मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस। ऐसे राइटिंग के कुछ तरीकाकार होते हैं। वो कहता है कि एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन और नरेशन, इनमें से कोई भी यूज कर लो, हमें कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन यह है कि हमें ऐसे लिख के दो। ठीक है। और तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैं कहूँगा कि आप लोग इसे लिख कर अपने स्टडी टेबल के ऊपर रख लें,
वो ये है कि आपको नंबर कैसे मिलेंगे ऐसे राइटिंग के अंदर, उसने ये भी बता दिया। ठीक है, नंबर कैसे मिलेंगे? उसने कहा नंबर तब दूंगा जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होगी, जब आपकी क्लैरिटी होगी चीज़ों के अंदर, और जब आपकी रेलिवेंस होगी ऐसे के अंदर। अब जनाब ये क्या बला है, इसे भी देखते हैं वन बाय वन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ऑर्गेनाइज करना अपनी थॉट्स को। ठीक है, ऑर्गेनाइज योर थॉट्स। होता ये है कि जब हम लोग किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हम लोग उसको ऐसे सोचते हैं कि वो डिफरेंट पीसेस के अंदर आता है। अगर मैं उसे एक डायग्राम की शक्ल में दिखाऊं, तो सपोज करें मैं सोच रहा हूँ डेमोक्रेसी से रिलेटेड, तो मेरे जहन में आएगा कि इलेक्शन होते हैं। उसके बाद मेरे जहन में आएगा बचपन में एक इलेक्शन हुआ था, उसमें मैं इधर गया था। उसके बाद फिर मुझे दोबारा से जहन में आएगा कि अच्छा डेमोक्रेसी के ये नुकसानात हैं, हर्डल्स हैं ये वाले। फिर मुझे ज़हन में आएगा कि इस हर्डल की वजह से मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी। फिर उस एक्सपीरियंस से एक और थॉट की ट्रेन चलेगी जो चलती जाएगी। फिर मैं कहीं और पहुंच जाऊंगा, कभी मैं लाहौर जाऊंगा, कभी इस्लामाबाद जाऊंगा थॉट्स के अंदर। और विद इन अ मैटर ऑफ शायद 3 सेकंड जो है मैं बहुत सारी जगहों से घूम भी आऊँ। ठीक है, अचानक से मुझे याद आएगा कि मैंने ऐसे राइटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे एक और हर्डल याद आएगी, मैं वो लिख लूँगा। फिर मुझे 2 होप्स याद आएँगी, मैं 2 होप्स लिख लूँगा। उसके बाद फिर दोबारा से मैं कहीं दूर निकल जाऊँगा, फिर मैं 2 हर्डल्स लिख दूँगा। तो ये हमारा थॉट प्रोसेस होता है, ठीक है? कि हम लोग जो है वो भटकते रहते हैं अपनी थॉट्स के अंदर। तो ये जो है, ये आपकी जो है ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर क्या नाम है उसका, रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के मतलब में रिफ्लेक्ट होता है आपकी थॉट्स। हाँ, सबको ऐसे थॉट्स आती हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात ये है कि आप थॉट्स आने के बाद उसे एक कागज़ पे लिख लें और फिर उसको अरेंज करें। ठीक है, उन आइडियाज़ को अरेंज कर लें और अरेंज करने के बाद जो है फिर आगे चलें। तो जनाब हमारा जो पहला पार्ट होगा ऐसे राइटिंग का, उसके अंदर हम पहले तो रैंडम थॉट्स लाना सीखेंगे। रैंडम थॉट्स कैसे आती हैं, ठीक है? और उसके बाद हम उन्हें अरेंज करना सीखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ द थॉट्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऐसे ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बेस्ट जो टूल होता है वो आउटलाइन होता है। आपकी आउटलाइन देखकर ही पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि इसका ऐसे जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं है। रेलिवेंस क्या होती है? आसान सी चीज़ है। रेलिवेंट का मतलब है कि रेलिवेंट रहना, जो पूछा है वो बताना है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स का ऐसे आया और आपने हर चीज़ लिख दी सिवाय होप्स एंड हर्डल्स के। ये एक कॉमन फिनोमेना है और ये होता तब है जब आप लोग जो है वो, आपके पास इनफ डेटा नहीं होता, तंग आके आप कहते हैं कि मैं इधर उधर की छोड़ के वर्ड्स पूरे करता हूँ। एग्जामिनर इस चीज़ को माफ़ नहीं करेगा। इधर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। उसने कहा था 2500 टू 3000 वर्ड्स का ऐसे लिखो। ठीक है, उसने ये कहा था 2500 टू 3000 वर्ड्स का ऐसे लिखो। अब CSS के अंदर ये स्टेटमेंट होती है, PMS के अंदर 1500 वर्ड्स का ऐसे मांगा जाता है। तो मैं CSS की बात करूंगा कि 2500 वर्ड्स पूछे हैं तो आप 2000 से 2500 के दरमियान भी लिख देंगे ना, तब भी चल जाएगा। नंबर ऑफ वर्ड्स ना उसने काउंट करने हैं ना आपने काउंट करने हैं। 2100 वर्ड्स और 2500 वर्ड्स में शायद एक आधे पेज का फर्क हो जो एज सच नोट नहीं होगा, लेकिन इससे फायदा ये होगा कि आप सिर्फ रेलिवेंट चीजें लिखेंगे और काम की चीजें लिखेंगे और क्वालिटी की चीजें लिखेंगे और जल्दी लिख लेंगे। जल्दी लिखने का ये फायदा होगा कि आप उसे रीचेक भी कर सकेंगे। ठीक है, तो आपके लिए 2500 वर्ड से बजाय 2100 से 2500 वर्ड्स का ऐसे भी इनफ है। तो ये और ज़्यादा आसानी कर दी। अब मैं इसको थोड़ा सा तोड़ के दिखाता हूँ। 2100 वर्ड्स के अंदर तकरीबन 200 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन आ जाएगा, 150 वर्ड्स का कंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है, और ये हो गया आपके 350 वर्ड्स। तो आपके पास क्या बचा? तकरीबन 1750 वर्ड्स। 1750 वर्ड्स को अगर 150 पे आप डिवाइड करो तो आपका बचता है जनाब तकरीबन 11 पैराग्राफ्स। तो आप 11 पैराग्राफ्स लिखो आर्गुमेंटेशन के, एक इंट्रोडक्शन का और एक कंक्लूजन का। तो आप लोग जो है
अपना रेलिवेंट छोटा ऐसे भी लिख सकते हैं 2100 वर्ड्स का। वो छोटा लगेगा नहीं क्योंकि वो 2500 के करीब तर होगा, लेकिन ये अब पैराग्राफ्स की जो लेंथ है वो मैं बाद में बता दूंगा। इंट्रोडक्शन की नॉर्मली हम 200 वर्ड्स की लेंथ देखते हैं, कंक्लूजन और जनरल पैराग्राफ की 150 वर्ड्स की देखते हैं। कम ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो रेलिवेंट रहने के लिए सबसे पहले तो आपके लिए आसानी ये होगी कि आपने बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, 2500 वर्ड्स पूरे नहीं करने। दूसरा ये है कि जब आप अपने थॉट्स को अरेंज कर रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप टॉपिक के जो कीवर्ड्स होंगे उनको देखेंगे। मैं बताऊंगा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, और उनके साथ अपनी आउटलाइन को मैच करेंगे और देखेंगे कि क्या टॉपिक के साथ कोइंसाइड करता है या नहीं करता। ठीक है, जब वो करता होगा तो रेलिवेंट होगा, नहीं करता होगा तो वो इरेलीवेंट होगा। ये सारा काम हम लोग रफ पे कर लेंगे। तीसरी चीज़ है क्लैरिटी। क्लैरिटी में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक थॉट्स की क्लैरिटी और दूसरा लैंग्वेज की क्लैरिटी। थॉट्स की क्लैरिटी का ये मतलब है कि आपने जो ऐसे से रिलेटेड बातें सोची हैं, जो आर्गुमेंट सोचे हैं, क्या वो आपको खुद भी क्लियरली पता है। इसकी क्लैरिटी चेक करने का एक फेमेंट टेक्निक से हम तरीका निकालते हैं। फेमेंट टेक्निक जो है वो, फेमेन साहब एक आजकल के साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी एक टेक्निक है। उनकी ये टेक्निक है कि आप जो भी थॉट कुछ बताना चाहते हैं उसे 6 साल के बच्चे को बता के देखें। अगर तो उसे समझ लगती है तो वो वाली क्लैरिटी है, अगर उसे समझ नहीं लगती तो दोबारा पढ़ें। इसी तरह से जो भी ऐसे का टॉपिक आप लिखें उसके अंदर आपकी जो थॉट्स हैं, जो बातें हैं, वो 6 साल के बच्चे को भी अपील कर सकें, उसको भी आप समझा सकें, तो आपकी क्लैरिटी होगी। अपने आप को टेस्ट करना है, पेपर में 6 साल के बच्चे वाली लैंग्वेज नहीं लिखनी। आपने अपने आप को टेस्ट करना है कि क्या ये वाली बात 6 साल का बच्चा समझ सकता है तो क्लियर है। दूसरी चीज़ होती है लैंग्वेज की क्लैरिटी। ठीक है, लैंग्वेज की क्लैरिटी, इसके अंदर वही चीज़ें आ जाती हैं, स्पेलिंग सही होने चाहिए, ठीक है, ग्रामर सही होनी चाहिए, ठीक है। तो लैंग्वेज की क्लैरिटी जो है वो आपको तंग नहीं करेगी। तो ये वाली चीज़ें जो हैं ये आपको मार्क्स देती हैं। क्या उसने पूछा कि मुझे कोई अफलातून के नॉलेज का डेटा दोगे तो मैं तुम्हें पास करूंगा? नहीं। उसे पता है कि आप एक सिंपल ग्रेजुएट हैं, बीए पास हैं, या आपने शायद बीएस किया है या एमएस किया है, और उसे ये भी पता है कि आपकी उम्र जो है वो 21 से 30 साल के दरमियान है, और जो चेक करने वाला है वो 50 से 60 साल के दरमियान वाला होगा। उसके नॉलेज बैंक और आपके नॉलेज बैंक में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। तो क्या वो अपने इस लेवल पे चेक करेगा कि आज जैसे आपका 50 सालों वाला नॉवल नॉलेज है? नहीं, वो आपको 21 साल का ही बच्चा कंसिडर करेगा। आप अपनी थॉट्स उसी हिसाब से लिखेंगे, आपका मुतालिया लिमिटेड है, ठीक है। आपने शायद 1 साल तैयारी की है सीएसएस की, उससे पहले कभी इन टॉपिक पे नहीं पढ़ा था। वो पिछले 20-30 सालों से पढ़ता आ रहा है, तो वो कभी भी अपने साथ आपको कंपेयर नहीं करेगा, वो आपको आपके साथ ही कंपेयर करेगा कि 21 साल के बंदे की इंग्लिश सही होनी चाहिए, उसकी थॉट्स क्लियर होनी चाहिए, लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए, रेलिवेंट ऐसे लिखा होगा और ऑर्गेनाइज्ड ऐसे लिखा होगा, बस। उसके बाद आपके अगर डाटा बहुत ज़्यादा नहीं है, चंद आपके पास फिगर्स हैं, चंद आपके पास रेफरेंसेस हैं, तो काफ़ी हैं। वो हम आगे देखेंगे कैसे काफ़ी हैं, ठीक है। तो ये वाला सवाल कि डू वी नीड अ लॉट ऑफ ऐसा डेटा फॉर ऐसे राइटिंग, तो जनाब इसका जवाब है नो। बहुत ज़्यादा डेटा आपको परेशान कर देगा। आपने 11 से 15 पैराग्राफ्स जो हैं वो लिखने हैं आर्गुमेंटेटिव, उसमें से भी कुछ सजेशंस हो जाएंगी, कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन की चीज़ें होंगी, और शायद थोड़ा सा ऐसा हो जिसके लिए आपको स्पेशल नॉलेज चाहिए। अच्छा, अब पीछे उसने कहा था कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स जो है वो करें। डिस्कोर्स के 4 किस्में उसने बताई थी, आर्गुमेंटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव और एक्सपोजिटरी। ठीक है, इन चीज़ों को समझने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि उसने क्वेश्चन में बात की थी। ये आपको अगर ना भी समझे आपका काम हो जाएगा। नॉर्मली हम लिखते हैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे, ठीक है। आर्गुमेंटेटिव ऐसे के अंदर हमें किसी चीज़ के बारे में आर्गुमेंट्स देने होते हैं। मिसाल के तौर पे वो कहता है जेंडर इक्वेलिटी, जेंडर इक्वेलिटी मिथ और रियलिटी, ठीक है। अब उसने हमें एक तरह से चैलेंज किया है कि आर्गुमेंट्स दो, जेंडर इक्वेलिटी इज अ मिथ या फिर जेंडर इक्वेलिटी इज अ रियलिटी। तो आपने इसके अंदर आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखना है, ठीक है।
डिस्क्रिप्टिव ऐसे वो होता है जिसके अंदर आपने किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है। मिसाल के तौर पे आपसे पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है? उसमें आपने डिस्क्रिप्टिव ऐसे वाली टेक्निक यूज़ करनी है कि चीज़ को डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है। उसके अंदर कोई चैलेंजेस नहीं करने हैं, आर्गुमेंट्स नहीं देने, नॉलेज इम्पार्ट करना है। नैरेटिव ऐसे होता है कि आपका अपना एक्सपीरियंस, मिसाल के तौर पे माई ट्रिप टू छांगामांगा, ठीक है? या माई ट्रिप टू मरी, या माई एम इन लाइफ। आप अपनी कहानी लिखेंगे। और एक्सपोजिटरी ऐसे वो होता है जिसके अंदर कोई बहुत ही हाई फाई किस्म की चीज़ रिवील करनी हो, कोई साइंटिफिक फैक्ट रिवील करना हो। ये नॉर्मली रिपोर्ट्स के अंदर आता है, ठीक है? तो ये जो डिस्क्रिप्टिव और एक्सपोजिटरी एसेज हैं, ये और नैरेटिव एसेज हैं, सॉरी नैरेटिव और एक्सपोजिटरी, ये एज सच आपके ऐसे राइटिंग के अंदर इतना ज़्यादा नहीं चलते, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव और आर्गुमेंटेटिव चलते हैं, सबसे ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव चलते हैं, क्योंकि उसने कहा कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स करें, तो हम ये नहीं करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे आया तो इस तरह से लिखना है, फलां ऐसे आया तो इस तरह से लिखना है, क्योंकि उसने कह दिया कि आप किसी भी तरह का कर लें तो हम कुछ भी करेंगे तो वो किसी ना किसी फॉर्म का बन जाएगा। इसलिए हम लोग इसे दूसरे वे में चलेंगे, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, जो आइडियाज़ आएंगे उनको अरेंज करेंगे अपने कॉमन सेंस के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने ऐसे राइटिंग पे जाएंगे। हम ये देखेंगे नहीं कि ये आर्गुमेंटेटिव टॉपिक है या डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, ठीक है? हम एक नॉर्मल तरीके से ही चलेंगे। तो जनाब ये कुछ बेसिक ऐसे राइटिंग से रिलेटेड कन्फ्यूजन्स थी जो क्वेश्चन स्टेटमेंट से रिलेटेड आती थी, वो मैंने कर दी हैं, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि पास्ट पेपर्स का क्या एनालिसिस था, पास्ट पेपर्स के अंदर मेन थीम्स कौन सी पूछी गई, और पास्ट पेपर्स को एक्सप्लोर करेंगे, उनके टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो दिस वाज इट, और इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं।